दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान के कुछ स्रोतों के बारे में, यानी कि सोर्सेस के बारे में। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में बहुत से अनुच्छेद, बहुत से प्रावधान हैं जो कि काफ़ी सारी जगहों से इंस्पायर्ड हैं या फिर लिए गए हैं। तो उन सभी सोर्सेस के बारे में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत से प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में और पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको सारे सोर्सेस याद भी करा सकूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप साथ के साथ सब कुछ नोट करते हुए चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी संविधान की विशेषताएं। वहां पे मैंने आपको बताया था एक विशेषता ये है हमारे संविधान की कि ये आंतरिक और बाहरी स्रोतों से मिलकर बना है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस से मिलकर बना है। आंतरिक स्रोत वो थे जो ब्रिटिश शासन के समय लाए गए अधिनियम या प्रावधान थे, और बाहरी स्रोत वो हैं जो अन्य देशों के संविधान से लिए हुए हैं। तो हमें दोनों तरीके के सोर्सेस को या फिर स्रोतों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं आंतरिक स्रोत से। सबसे पहला और सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत जो है भारतीय संविधान के लिए वो है भारत शासन अधिनियम 1935। मैं आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं कि भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आधे से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा इस पर्टिकुलर शासन अधिनियम से लिया गया है। मतलब यह है कि अगर 395 अनुच्छेद हैं तो उसमें से 250 अनुच्छेद इसी से आए हैं। जी हां, सबसे ज्यादा अनुच्छेद इसी से आए हैं। यह सवाल मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से लिया गया है, तो आप लिखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं उसमें से एक है लोक सेवा आयोग। आपको पता है IAS, IPS, IFS ऐसे जो पोस्ट हैं ये लोक सेवा आयोग के अंतर्गत होते हैं। तो ये चीज बाकायदा इस अधिनियम से ली गई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है न्यायपालिका। मैं आपको बताऊं कि भारत में पहले न्यायपालिका होती थी, लेकिन गांव के स्तर पे, पंचायत स्तर पे होती थी। न्यायपालिका की शुरुआत आके ब्रिटिशर्स ने की थी। तो न्यायपालिका जो सिस्टम है संविधान में वो यहां से अडेप्ट किया गया है, यहां से उठाया गया है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज है राज्यपाल का कार्यालय। जो आपको पता है कि राष्ट्रपति तो देश के स्तर पे होता है, लेकिन हर राज्य के स्तर पे जो राज्यपाल बैठा होता है उसका जो कार्यालय होता है वो यहां से आया है। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो इस अधिनियम से आई थी। अब देखो इसके अंदर है तो बहुत कुछ, लेकिन आप सब कुछ याद नहीं कर सकते और वो सब कुछ आपसे पूछेगा भी नहीं। सिर्फ आपको याद ये रखना है कि संविधान का एक बड़ा हिस्सा कहां से आया है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद दूसरा जो स्रोत है वो खुद ब्रिटेन है, यानी कि ब्रिटिशर्स के बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए तो ब्रिटेन से बहुत सी चीजें आई। कौन सी चीजें आई? सबसे जरूरी चीज संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से आई। संसदीय व्यवस्था आज जो हम लोग देखते हैं वो ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, ये भी वहीं से ली गई है। ठीक है। इसके अलावा एकल नागरिकता, हमें पता है पूरे देश के स्तर पे एक ही नागरिकता चलती है, भारतीय हम लोग। यूएसए में क्या चलता है, स्टेट के लेवल पे अलग नागरिकता होती है, देश के लेवल पे अलग होती है। तो एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से आई है। इसके अलावा विधि का शासन, यानी कि कानून का शासन जो है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। और आखिरी मंत्रिमंडल प्रणाली, यानी कि जो मंत्रिमंडल हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री, उनके नीचे मंत्रिपरिषद वगैरह, ये सारी जो जितनी भी चीजें होती हैं ये सारा सिस्टम वहीं से अडेप्ट किया गया है ब्रिटेन से। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ब्रिटेन के संविधान से आई हैं। इसके बाद आता है यूएसए का संविधान, यानी कि तीसरा जो स्रोत है वो यूएसए का संविधान है। और वहां से जो मेन चीज ली गई है वो है मूल अधिकार। आपको याद होगा मूल अधिकार में मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं, उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से आए हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरी चीज हमने क्या ली, उपराष्ट्रपति का पद। ये जो उपराष्ट्रपति का पद है वो वहां की व्यवस्था के अंदर था, हमने इसको अपना लिया। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आई है, इसको ध्यान रखना, ये न्यायपालिका से संबंधित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका संसद से स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो संसद के अधीन है, इससे तो क्या होगा, फैसले बदल दिए जाएंगे तो वहां पे लोकतंत्र जो है खतरे में आ जाएगा। इसीलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट यह है कि न्यायपालिका का पुनरावलोकन, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका द्वारा बनाए हुए कानून की समीक्षा कर सकती है और उस कानून में अगर कोई दिक्कत हो तो न्यायपालिका सजग कर सकती है कार्यपालिका को। अच्छा, इस चीज को याद रखना, इस पे कंफ्यूजन बहुत होता है कि ब्रिटेन से हमने न्यायपालिका ली थी, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायपालिका का पुनरावलोकन वो कहां से है, यूएसए के संविधान से। इसी में अगला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजेस को, यानी न्यायाधीशों को हटाया जाना, मतलब ये जो हटाने की जो प्रक्रिया है ये भी वहीं से आई
है। ऐसा नहीं है कि वही बैठे रहेंगे या फिर उनसे कोई गलती नहीं होगी, समय समय पे उन्हें चेंज किया जाता है। हम लोग जानते हैं सीजेआई को चेंज किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ वहाँ से आई है। इसके अलावा राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को भी हटाने की जो प्रक्रिया है वो वहाँ से आई है। हमें पता है कि अमेरिका यानी कि यूएसए में राष्ट्रपति ही मेन होता है, फर्स्ट मैन होता है, तो ज़रूरत पड़ने पर उसे हटाने की प्रक्रिया भी हमारे पास होनी चाहिए। तो हमने क्या किया है कि वो चीज़ वहाँ से ले ली है। अच्छा, राष्ट्रपति का महाभियोग भी मैं पढ़ा चुका हूँ, राष्ट्रपति वाले वीडियोस के अंदर आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो अब तक हमने 3 स्रोत देखे। पहला आंतरिक स्रोत था जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक अधिनियम आया था 1935 वाला, वहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। उसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से और यूएसए के संविधान से हमने चीज़ें ली। तो ये बाहरी सोर्स है यानी कि ये एक्सटर्नल सोर्सेस है। इस सूची में जो अगला स्रोत है यानी कि सोर्स है वो है आयरलैंड का संविधान। अब आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी, बोले तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अब ये डीपीएसपी या फिर नीति निदेशक सिद्धांत क्या होते हैं? देखिए, संविधान के चौथे भाग में है ये सारे के सारे, 36 से लेके 51वें अनुच्छेद तक यहाँ के अंदर यही बताया गया है कि राज्य को अपनी जनता के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये मूल अधिकार से बिल्कुल हटके हैं। ये वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है, सब कुछ बताया हुआ है तफसीर से, एक एक चीज़ समझाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये चीज़ हमने आयरलैंड से ली है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो पद्धति है वो भी हमने आयरलैंड से ली है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो जो पद्धति है वो आयरलैंड से आई है। इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं जिनका नामांकन होता है वो चीज़ भी आयरलैंड से आई है। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये 3 चीजें हैं जो आयरलैंड से आई हैं। अगला स्रोत है कनाडा, इंग्लिश में कनाडा, हिंदी में कनाडा, कनाडा का संविधान। उसके अंदर से हमने क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था। अब ये क्या होती है? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच में एक समन्वय, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन या यूं कह लो कि इनका साथ में काम करना संघात्मक व्यवस्था कहलाता है। तो ये व्यवस्था जो है कनाडा से अपनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। देखो क्या होता है कि जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र और राज्य सरकारों के अंदर बंटती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा शक्तियां बच जाती है, अतिरिक्त शक्तियां जिनको हम लोग कहते हैं, वो सारी शक्तियां केंद्र के निहित होती है। मतलब केंद्र ही उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, राज्य नहीं कर सकता है। इसी लिस्ट में जो 6वां स्रोत है वो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अब ये बड़ा सिंपल है, इसको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके अंदर जो पहली चीज हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से वो है समवर्ती सूची। अगर आपको याद हो, रीसेंट वीडियो के अंदर मैंने अनुसूचियां पढ़ाई थी, तो जो 7वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें समवर्ती सूची का जिक्र होता है। हालांकि इसमें 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो इसमें समवर्ती सूची है वो यहां से आई है। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य और समागम की व्यवस्था, ये 3 चीजें भी इसी संविधान से ली गई है। अच्छा, इसके अंदर एक जरूरी चीज है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आई है, वो है अधिवेशन, जो संयुक्त अधिवेशन जिसको हम कहते हैं। देखो, हमें पता है कि हमारे संसद के 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जब दोनों के अंदर कोई एक बिल जो है वो पारित नहीं हो पाता है तो इनके साथ में बैठ के इनकी एक बैठक होती है, इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो ये जो व्यवस्था है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके बाद है जर्मनी का वाइमर संविधान, यानी कि ये हमारा 7वां सोर्स है या फिर स्रोत है। इसमें यह कहा गया है कि जब आपातकाल लगेगा तो उस समय मूल अधिकारों को छीन लिया जाएगा या स्थगित कर दिया जाएगा। आपको याद होगा 1975 से 77 के बीच में आपातकाल इमरजेंसी लगी थी, तो उस दौरान लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे, यानी कि बाहर नहीं जाना, इधर उधर घूमना नहीं, कहीं पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। तो ऐसा ही हिटलर ने भी किया था, अगर आपको याद हो, जर्मनी के अंदर अधिकार छीन लिए थे। तो इससे आप लोग याद रख सकते हो कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहां पे? जर्मनी के वाइमर से संविधान से। 8वां जो स्रोत है वो है यूएसएसआर, जो कि आज का रशिया है। इसका जो पहले का संविधान था वहां से एक इंपॉर्टेंट चीज ली गई थी, वो थे मूल कर्तव्य। आपको पता है मूल कर्तव्य जो है वो मूल अधिकारों से थोड़े से अलग होते हैं और 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद जोड़े गए थे। अब मूल अधिकार तो हमारा पूरा देश देता ही है, सबको देता ही है, लेकिन सबके कुछ मूल कर्तव्य भी होते हैं, तो वो मूल कर्तव्य यहां से लिए गए थे। इसके अलावा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो न्याय दे रखे हैं, 3 न्याय अगर आप पढ़ोगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये भी वहीं से आए हैं, ठीक है, यूएसएसआर से। 9वां सोर्स है फ्रांस। अब फ्रांस से हमने 4 शब्द लिए हैं, जिनको याद रखना आसान है। 4 सिर्फ शब्द ही नहीं लिए हैं, पूरी व्यवस्था ली है। पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है समता यानी समानता,
तीसरा बंधुता और चौथा गणतंत्र। ये चारों चीज़ें जो है अगर आपको याद हो हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर दी हुई है। तो ये चारों की चारों चीज़ें हैं वहीं से आई हैं, ठीक है। तो ये नवा सोर्स हो जाता है। और इस लिस्ट का जो आखिरी सोर्स है हमारा वो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि अगर कोई अनुच्छेद ऐसा हो जिसके अंदर आगे चल के अमेंडमेंट यानी कि संशोधन की जरूरत पड़े आगे चल के जो भी मानवीय आवश्यकताओं की वजह से, तो वो अमेंडमेंट हम कर सकें, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। बिल्कुल रिजिड किताब नहीं बनानी है संविधान की, जरूरत पड़ने पर अमेंडमेंट भी हो सकता है। तो ये चीज कहां से आई, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आई। तो दोस्तों ये हैं वो 10 सोर्सेस। आंतरिक सोर्स सिर्फ एक है जो सबसे ऊपर मैंने लिखा था, जो कि ब्रिटिश शासनकाल में 1935 का अधिनियम था वो था। उसके अलावा ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी भी जगह हैं वहां से हमने कुछ कुछ लिया है। तो इस तरीके से आपका संविधान पूरा होता है। अब देखो एक चीज़ है जो मैं शायद पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ। मैंने ये बताया था कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये उधार का संविधान है या फिर चेपा हुआ संविधान है। देखो इसको एक चीज़ से समझने की कोशिश करना, हम जिस धरती पर रहते हैं उसमें हमारा जो देश है वो भारत के लिए एक संविधान बना। संविधान क्या कहता है कि लोगों को स्वतंत्रता मिले, लोगों को समानता मिले, लोगों को हर तरीके का अधिकार मिले, यानी कि लोग सुख शांति से जिए। अब जरा सोच के देखो कि आप तो भारत में रह रहे हो, मान लो कि अमेरिका में कोई आदमी रह रहा है, तो क्या अमेरिका का आदमी सुख शांति से नहीं रहना चाहता? बिल्कुल रहना चाहता है। कनाडा का भी रहना चाहता है, साउथ अफ्रीका का भी रहना चाहता है, हर जगह का रहना चाहता है। तो ओवरऑल जो ये पूरी धरती है इस पे एक ही संविधान चलना चाहिए ना। मैं ये नहीं कहता कि इनमें कल्चरल डिफरेंसेस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। कई जगहों पे कई किसी तरीके का कल्चर चलता होगा, कई जगहों पे कोई और तरीके से सजा देते होंगे, लेकिन ओवरऑल सबको चाहिए तो स्वतंत्रता, सबको चाहिए तो शांति, सबको चाहिए तो समानता। तो ओवरऑल सब एक ही संविधान फॉलो करेंगे ना मूल रूप से। तो बिल्कुल वही संविधान पूरी की पूरी दुनिया में चल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही संविधान अलग हटके बना दें। तो ये बात तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली है कि पूरी धरती पे समानता और स्वतंत्रता वाला एक ही संविधान चल पाएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? तो याद रखिए, आप जब भी अपना जवाब लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों ये थे वो बहुत सारे सोर्सेज जो मैंने आपको बताए थे। सोर्सेज और भी होंगे, लेकिन ये मुख्य सोर्सेज हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेश्चन आता है या फिर कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।